ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं इसी नोट पर बीते हफ्तों की बातों का, जो 1 से 5 अप्रैल तक का था। मार्केट्स में अप्रैल सीरीज का आगाज एकदम बुलिश नोट पर हुआ है, जहां फरवरी और मार्च में रिटेलर्स का पैसा पानी पानी हो रहा था। वहीं अब कुछ चैन की सांस ले रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। मार्केट्स ने नया हाई निफ्टी पे तो बनाया ही है, लेकिन साथ साथ मिड, स्मॉल और माइक्रो कैप्स में भी जबरदस्त वापसी की है। इस वी शेप रिकवरी की आशा बहुत कम लोगों को थी, वो भी इतने कम समय में। इस रिकवरी ने बता दिया भारतीय बाजार में रिटेलर्स की ताकत को, क्योंकि अभी भी एफआईआईज अपने रुख पर अडिग हैं। उन्होंने यहां पर भी कोई बड़ी बाइंग करने से अभी भी परहेज ही कर रखा है, जिसके विपरीत डीआईआईज ने कंटिन्यूस बाइंग करके इस पूरे समय में बाजार को संभाला भी है और उबारा भी है। सबसे बड़ी रिकवरी आई है स्मॉल कैप इंडेक्स में, जो कि 15,500 के लेवल से गिरकर करीब 13,300 के लेवल पर चला गया था। यानी करीब 14 से 15% के फॉल के साथ ये इंडेक्स ट्रेड कर रहा था, जिसमें इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर में करीब 25 से 50% तक का फॉल देखने को मिला था। ये पूरा का पूरा फॉल 8 फरवरी के बाद इसकी डाउनफॉल शुरू हुई थी। अब इस स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में करीब करीब पूरी रिकवरी दे दी है, जिसमें से काफी सारे शेयर्स अब नई ऊंचाई पर या तो चले गए हैं और कई स्टॉक्स में अभी कुछ रिकवरी आना बाकी है। लेकिन ऐसे शेयर्स जो कि पेनी शेयर्स में आते हैं, इन स्टॉक्स में बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। सबसे बड़ी रिकवरी आई है रिटेल इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स में, जो कि एकदम पानी हो गया था इस फॉल के बाद से। बाजार में अभी वीकेंड्स के बाहर होने के बाद से एकाएक तेजी आ गई है। बाजार गिरने का कारण सेबी द्वारा दी गई वार्निंग थी। रिकवरी का रीजन भी रहा है, जो कि स्टॉक ब्रोकर्स की तरफ से आई रिपोर्ट, जिसमें बताया गया था कि छोटी और मझौली कंपनियों के रिजल्ट्स बेटर होने से उनकी ईपीएस ग्रोथ और बढ़ गई है, जिसकी वजह से अब कंपनियों की वैल्यूएशंस में अब कोई फ्रॉथ नजर नहीं आ रहा है। अब सभी रिटेलर्स को अपने पोर्टफोलियो को बढ़ते हुए देखकर बाजार में फिर से इंटरेस्ट जाग उठा है। इस बार की बढ़त कुछ अलग है। जनरली इलेक्शन के साल में जब भी इंडेक्स में बढ़त आती है, तो उसके साथ साथ विक्स में भी बहुत अच्छी बढ़त आ जाती है, यानी वॉलेटिलिटी इंडेक्स में। इस बार विक्स आसानी से 20 के नीचे बना हुआ है, जो ये दर्शाता है कि बाजार को इलेक्शंस के बाद में इलेक्शंस में कोई भी अनिश्चितता का अंदेशा नहीं है। बाजार को लग रहा है कि रिजल्ट्स के बाद एक स्थिर गवर्नमेंट का आगमन होगा। बाजार की वॉलेटिलिटी छोटी और मझौली कंपनियों में तो जोरदार तेजी हुई है। जो जितनी तेजी से नीचे गए थे, उतनी ही तेजी से ऊपर भी आ रहे हैं। बाजार में शुक्रवार को इस बार आरबीआई की पॉलिसी में कोई भी ब्याज दरों में कोई भी चेंजेस नहीं किया है। यह 7वीं बार है कि जब आरबीआई ने कोई भी बदलाव नहीं करने की रणनीति अपनाई है। आरबीआई ने इन्फ्लेशन पर एक अच्छी पकड़ बनाए हुए है अभी। इस बार की एमपीसी की बैठक एक नॉन इवेंट रही, जिसमें ब्याज दरों में के अलावा और किसी भी रेट में या भारत के कोई भी ग्रोथ प्रोजेक्शंस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। इस समय आरबीआई के लिए 2 बड़ी चुनौतियां हैं। एक है भारतीय रुपया जो लुढ़कता जा रहा है, वो भी जब हमारी इकोनॉमी 8.4% से जीडीपी ग्रोथ हो रही है। प्लस दूसरी बड़ी चुनौती है कच्चे तेल के भाव में जो बढ़त आ रही है उसकी वजह से, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में दिक्कत हो सकती है। इस हफ्ते में कच्चा तेल का भाव $90 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था। जानकारों के अनुसार इजराइल ने सीरिया में ईरान के एम्बेसी पर
हमला करने से ईरान द्वारा इजराइल पर हमले की संभावना बढ़ गई है, जिसकी वजह से तेल के भाव में एक उछाल देखने को मिला है। 15 दिनों में कच्चे तेल का भाव करीब 11% तक बढ़ गया है। वहीं सोना और चांदी भी अपनी तेजी कायम रखते हुए इस हफ्ते में सोने का भाव 70,000 के ऊपर और चांदी का भाव करीब 80,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। उसके बाद में शुक्रवार को थोड़े कुछ करेक्शन के बाद में थोड़ा ये दोनों भाव थोड़े हल्के से नीचे आए हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव $2300 के ऊपर चला गया था। अभी इन बाजारों में तेजी एक साथ में आई हुई है, जहां शेयर बाजार रोज नए कीर्तिमान बना रहे हैं। वहीं सोना चांदी भी ऑल टाइम हाई दिखा चुके हैं। कच्चा तेल भी ऊपर की ओर छलांग मार रखा है। बिटकॉइन में भी एक तेजी का आलम ही देखने को मिल रहा है। भारत में प्रॉपर्टी के भाव भी आसमान छू रहे हैं। ऐसा जनरली लंबे समय तक नहीं चलता है जब सारे के सारे मार्केट्स एक साथ में तेजी कर रहे हों, लेकिन ग्राउंड लेवल पर आप आएंगे तो वहां पर सिचुएशन अलग है। आम लोगों के धंधे ठीक से नहीं चल रहे हैं, लोगों के पास जॉब्स नहीं है। एक रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार मुंबई आईआईटी के 35% विद्यार्थियों को इस साल नौकरी नहीं मिली है। पिछले साल ये आंकड़ा 33% का था। रीजनल आईआईटीज में 40% बच्चों के लिए जॉब्स की सुविधा नहीं हो पा रही है, जो ये दर्शाता है कि इकोनॉमी के अंदर सब कुछ अभी ठीक नहीं चल रहा है। आईआईटी जहां हमारे देश की के बेस्ट ब्रेन्स का समावेश होता है, अगर ऐसी स्थिति वहां पर है, इसका मतलब है कि एक बड़ी संख्या में लोगों के पास में जॉब्स नहीं है। ऐसे में एनालिस्ट कंफ्यूज है कि ग्रोथ कहां से आ रही है। अमेरिकन मार्केट्स इस पूरे हफ्ते में करेक्शन मोड में रहे थे। गुरुवार को वहां के मार्केट्स में करीब 1.35% की गिरावट देखने मिली, जो इस साल की सबसे बड़ी गिरावट भी मानी जा रही है। एक हफ्ते में अमेरिकन मार्केट्स करीब 3% की गिरावट झेल चुके हैं। इस सेलिंग का मेजर रीजन कच्चे तेल में आया उछाल और यूएस फेड द्वारा ब्याज दरों को काटने में और देरी माना जा रहा है। फेड की तरफ से आने वाले स्टेटमेंट्स डेटा के हिसाब से निरंतर बदलते रहते हैं। वहां के अधिकारी आए दिन कुछ न कुछ नया स्टेटमेंट देते रहते हैं, जो कि उनके पहले स्टेटमेंट से विपरीत था। तो चलिए अब कुछ एफआईआईज की भी बातें कर लेते हैं। एफआईआईज ने बुधवार को स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 10,000 करोड़ प्लस की सेलिंग की है, लेकिन करस्पॉन्डिंग डीआईआईज की ओर से इतनी बड़ी बाइंग उस दिन देखने को नहीं मिली है। इसका मतलब तो सीधा है कि या तो किसी डोमेस्टिक कॉर्पोरेट हाउस ने ये बाइंग को एब्जॉर्ब किया है, या फिर रिटेलर्स की बाइंग का जुनून, जो कि इतनी बड़ी सेलिंग को भी होने के बावजूद मार्केट्स को नीचे नहीं जाने दे रहा है। रिटेलर्स की तरफ से इतनी बड़ी बाइंग शायद हो गई है। एफआईआईज की मार्च महीने में अभी तक मार्च महीने की टोटल सेलिंग नेट बाइंग है रादर 3,314 करोड़ की फिगर है। इसके पिछले साल पूरे साल में एफआईआईज ने करीब 14,300 करोड़ की नेट सेलिंग की है। अब कुछ निफ्टी की बातें कर लेते हैं। निफ्टी 186 अंक बढ़कर 22,513 पर बंद हुआ है इस हफ्ते में। बैंक निफ्टी भी 48,493 पर यानी 1,368 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ है, और सेंसेक्स 74,248 पर यानी 596 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ है। अब बढ़ने वाले इंडेक्स की कुछ बात कर लेते हैं। निफ्टी ऑटो में फरवरी से जो रैली शुरू हुई है वो अभी भी कंटिन्यू है 2 महीनों के बाद भी। 10 हफ्तों में करीब 22.5% तक बढ़ गया है ये इंडेक्स। इस बार ये इंडेक्स में करीब 1% की बढ़त आई है। निफ्टी मेटल भी एक बढ़िया रैली दिखाते हुए पिछले कुछ सप्ताहों में काफी उठापटक के बावजूद ये इंडेक्स करीब 12% तक बढ़ गया था। इस बार ये इंडेक्स फिर से एक छलांग लगाते हुए
5.35% बढ़ा है, यानी करीब 17% की रैली इस इंडेक्स में देखी गई है इस साल में। निफ्टी फार्मा और निफ्टी एमएनसी भी करीब 0.85 से 1.8% तक बढ़कर हरे निशान में बंद हुए हैं। बैंक निफ्टी निफ्टी फाइनेंस के इंडेक्स भी 2.9 और 2.7% तक बढ़कर हरे निशान में बंद हुए हैं। अब घटने वाले इंडेक्स की कुछ बात कर लेते हैं। इस सप्ताह में कोई भी इंडेक्स लाल निशान में बंद नहीं हुआ है। इस हफ्ते में बढ़ने वाले शेयरों की बात करते हैं, जिसमें सबसे अग्रणी है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो करीब 26% के उछाल के साथ बंद हुआ है। इसके बाद है कोचिन शिपयार्ड, जीएसएफसी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, आवास फाइनेंसर्स, ये सारे के सारे शेयर करीब 21 से 23% तक बढ़े हैं। इसके बाद में है माजगांव डॉक, आईआईएफएल फाइनेंस, स्पार्क, शाफलर इंडिया, वेदांता ग्रुप, अडानी पावर, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, एनसीसी, तेजस नेटवर्क, ये सभी के सभी शेयर्स करीब 16 से 18% के बढ़त के साथ बंद हुए हैं। आदित्य बिरला कैपिटल, सफारी इंडस्ट्रीज, एनबीसीसी, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प, सिटी यूनियन बैंक, राजेश एक्सपोर्ट्स, नाल्को, हिंदुस्तान जिंक और स्टरलाइट टेक, ये सारे के सारे शेयर करीब 15 से 16% के बढ़त के साथ बंद हुए हैं। अब कुछ घटने वाले शेयरों की बात कर लेते हैं, जिसमें अग्रणी है केन्स टेक, जो कि 8% घटा है। इसके बाद है आर्कियन केमिकल, मेट्रो ब्रांड्स, सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिशन, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रीज, सुवेन फार्मा, ग्लैंड फार्मा, हीरो मोटोकॉर्प, इंडिया मार्ट, टीवीएस मोटर, शैले इंडिया होटल्स, सफायर फूड्स, क्रिसिल, सिग्नेचर ग्लोबल, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, ये सारे के सारे शेयर करीब 3 से 6% के फॉल के साथ बंद हुए हैं। तो चलिए अब अगले हफ्ते की कुछ बात कर लेते हैं, जो 8 से 12 फरवरी तक अप्रैल तक का है। अगले सप्ताह में 4 दिनों की ट्रेडिंग होगी, क्योंकि ये एक ट्रंकेटेड वीक है। बाजार 11 अप्रैल को ईद के उपलक्ष्य में बंद रहेंगे। बाजार में इस समय सिर्फ एचडीएफसी बैंक की चर्चा है, क्योंकि यही वो शेयर है जो काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा था और अब ये रिकवरी मोड पर आ गया है। एचडीएफसी बैंक अभी अपने ऑल टाइम हाई से करीब 10% नीचे ट्रेड कर रहा है। वहीं बैंक निफ्टी में अब खाली 100 पॉइंट मात्र नीचे वो ट्रेड कर रहा है। एचडीएफसी बैंक अगर अपने ऑल टाइम हाई के तरफ जाता है, बैंक निफ्टी को भी अपने साथ साथ ऊपर जाने का रास्ता खुल जाता है। शुक्रवार को विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स में हल्का सा उछाल देखने मिला था, वो 13 से 16 हो गया है, फिर भी ये 20 के नीचे आसानी से बना हुआ है। शुक्रवार को एफआईआई की ओर से 1660 करोड़ की बाइंग की गई है और वहीं डीआईआईज ने इसके नियरली डबल 3370 करोड़ की सेलिंग की है। ये दोनों ही पार्टीज ने अपना फाला बदला है। शुक्रवार को अमेरिका में अच्छे जॉब्स डेटा आने के बावजूद वहां पर मार्केट्स ने रिकवरी दी है। मार्च महीने में 3,03,000 नौकरियां बढ़ी है। एक्सपेक्टेशन थी 2,05,000 नौकरियों की। बढ़िया जॉब्स डेटा आने के बावजूद वहां पर फेड ने रेट घटाने के लिए कोई प्रेशर नहीं होगा, इस वजह से वहां का इंडेक्स बढ़ा है। ये बढ़त थोड़ी मायने भी रखती है, क्योंकि बाजार वहां पर ऑलरेडी 4 दिनों से गिर रहे थे, तो अच्छा डेटा आने के बाद ये बढ़त आना एक थोड़ा सुखद अनुभव है। हम लोग अभी अप्रैल सीरीज में ऑलरेडी 1 हफ्ते की ट्रेडिंग कर चुके हैं। बाकी 3 हफ्तों में 12 ट्रेडिंग सेशन बचे हुए हैं, क्योंकि अप्रैल सीरीज में 2 पब्लिक हॉलिडेज हैं, जिसकी वजह से ऑप्शन राइटर्स को कम टाइम डीके का फायदा मिलेगा। मार्केट्स में ऑलरेडी आरबीआई की पॉलिसी और जॉब्स डेटा का इवेंट खत्म हो चुका है। अब अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा अगले हफ्ते में आएगा। शुक्रवार को मार्केट्स के लिए क्यूज कमजोरी के ही थे, जहां अमेरिकन मार्केट्स डाउ जोन्स करीब 825 पॉइंट
हायर लेवल से टूटकर बंद हुआ था, जिसकी वजह से एशियन मार्केट्स के क्यूज भी सबड्यूड से ही थे। गिफ्ट निफ्टी भी बता रहा था कि 60 पॉइंट नीचे खुलने के संकेत थे, लेकिन बाजार का मूड अलग ही था। ओपनिंग हुई 22,486 यानी 28 पॉइंट ही नीचे। उसके बाद बाजार ने लो टच कर लिया 22,427 का। करीब 87 पॉइंट नीचे देखने के बाद बाजार में रिकवरी तो आ गई, लेकिन निफ्टी बाद में लास्ट में फ्लैट ही बंद हुआ। उसमें सिर्फ एक अंक की गिरावट देखने को मिली, लेकिन बैंक निफ्टी में रिकवरी काफी असरदार रही। लग रहा था कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा ही देगा, लेकिन अभी के लिए 183 अंक की दूरी है ऑल टाइम हाई से। अभी हो सकता है कि अगले हफ्ते में बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को पार भी कर जाए। निफ्टी की क्लोजिंग 22,513 पे यानी एक अंक घटकर बंद हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी 432 अंकों के उछाल के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स भी 74,248 पर यानी 20 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ है। भारतीय हेक्साकॉम का आईपीओ 29.88 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होकर शुक्रवार को बंद हुआ है, यानी करीब करीब 30 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ है। ये कंपनी भारतीय एयरटेल की सब्सिडरी कंपनी है। दिसंबर 2012 के बाद पहली बार भारतीय ग्रुप का आईपीओ मार्केट में आया है। इसका प्राइस बैंड 542 से 570 रुपए का है। इशू साइज 4,275 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा ओएफएस पोर्शन रहेगा। अब आगे क्या होगा? कमजोर अंतरराष्ट्रीय संकेतों के बावजूद मार्केट में रिकवरी देखने को मिली है। बुल्स के लिए ये एक टेस्ट था और निचले लेवल से काफी अच्छी रिकवरी देकर बुल्स ने अपनी ताकत दिखा दी है। असली खेल तो अब बैंक निफ्टी में होगा, जिसमें एनबीएफसी, बैंकिंग स्टॉक और प्राइवेट बैंक्स रडार पर रहने वाले हैं। बैंक निफ्टी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। अब तक का रिकॉर्ड लेवल बैंक निफ्टी पर 48,636 का है, जो 28 दिसंबर 2023 को बनाया था। अब बैंक निफ्टी अपने क्लोजिंग लेवल से सिर्फ हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल से सिर्फ 143 अंक दूर है। निफ्टी ने तो पहले ही ऑल टाइम हाई बनाए हुए हैं और वो क्रॉस भी कर लिया है कई बार। अब बैंक निफ्टी की बारी है। अब मेजर फोकस आरबीआई की पॉलिसी के बाद अब रिजल्ट सीजन पर चला जाएगा। बाजार में एक तरफा तेजी नहीं बनने वाली है, बल्कि वहां पर अब उठापटक देखने को मिलेगी। निफ्टी में 22,620 से 22,680 के लेवल पर रेजिस्टेंस मिल सकता है। इन लेवल्स के आसपास प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। मिड कैप शेयरों में रिजल्ट से पहले एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। मिड कैप कंपनीज के शेयरों में खास फोकस रहने वाला है। इसे आप प्री रिजल्ट बाइंग कह लो या प्री इलेक्शन बाइंग कह सकते हैं, लेकिन मेजर एक्शन तो मिड और स्मॉल कैप शेयरों में ही देखने मिल रहा है। अगले हफ्ते में गुरुवार 11 अप्रैल को ईद पर मार्केट्स बंद रहेंगे। उसके पहले 10 अप्रैल बुधवार को अमेरिका में मार्च के महंगाई के आंकड़े जारी होंगे। उसी दिन एफओएमसी की पिछली बैठक के मिनट्स भी जारी हो जाएंगे। शुक्रवार 12 अप्रैल को भारत के मार्च महीने के सीपीआई और फरवरी महीने के आईआईपी के आंकड़े जारी भी होंगे। ये इवेंट्स मार्केट्स के सेंटिमेंट्स पर असर डालेंगे, लेकिन हम मेजरली रिजल्ट सीजन को ही ट्रैक करेंगे, क्योंकि अब जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें जो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे उन कंपनियों में या तो पहले से या बाद में आपको एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो दादा, ये हमारी तरफ से एक फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस था। अब आप बताइए कि मार्केट्स आपको टेक्निकली क्या लग रहा है। ओवर टू यू दादा। 8/4/2024 से लेके 12/4/2024 के बीच में बाजार का हाल हकीकत क्या हो सकता है, टेक्निकली क्या हम लोग देख रहे हैं, उसी के लिए बात करने के लिए मेरा बाईं तरफ है निफ्टी वीकली और दाईं तरफ है निफ्टी डेली। नेक्स्ट वीक में एक ट्रेडिंग हॉलीडे है
जो कि 11 अप्रैल ड्यू टू ईद ट्रेडिंग नहीं होगा, दैट्स वाई 4 दिन का ट्रेडिंग सेशन रहेगा। वीकली का क्लोजिंग, हाईएस्ट क्लोजिंग ये तो निफ्टी के अंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि लास्ट यहाँ पर जो क्लोजिंग आया था वो है 22,494 ही पकड़ लीजिए, 22,494। एंड इस बार का क्लोजिंग आया है 22,500 के ऊपर, 22,514। तो जिस हिसाब से चार्ट है, जरूर एक पॉजिटिव सिनेरियो है वीक के हिसाब से देखा जाए। और खास करके 22,550 के ऊपर क्लोजिंग होने से अच्छा होता, फिर भी ठीक ही है इस हिसाब से देखा जाए, नया दिशा दिखाने का कोशिश कर रहा है। प्रॉब्लम एक जो है, एमएसीडी का जो स्लोप है वो स्लोप अभी भी चेंज नहीं हुआ है। ये इसके लिए हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, दैट्स वाई नेक्स्ट वीक में काफी वाइटल रहेगा। एक तो 4 दिन का वीक है, और ये देखना चाहिए कि इसका जो स्लोप है जो अभी भी डाउनवर्ड्स में है वो क्या ऊपर की तरफ आने का कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बाकी जो स्टोकेस्टिक्स एंड आरएसआई ठीक ही है, पॉजिटिव हिसाब से ही अभी चार्ट में हम लोग को दिखाई दे रहा है। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है डेली चार्ट के अंदर, ये जो गोल मार्क करके रखा हूं, ये इसके अंदर जो पैटर्न क्रिएट हुआ है काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न है। डेली 13 डीएमए के ऊपर मेंटेन कर रहा है, हाई क्रॉस भी किया है, लेकिन थोड़ा रुक रुक के जाने का कोशिश कर रहा है, खास करके निफ्टी के अंदर। और आरएसआई ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट हिसाब से देखा जाए, ये थोड़ा नेगेटिव हिसाब से रुका हुआ है। तो प्राइस एक्शन के अंदर मोमेंटम अगर ज्यादा चेंज होगा ऊपर की तरफ, तभी ये जो नेगेटिव सिनेरियो उभर के आ रहा है ये थोड़ा हट सकता है। तो दैट्स वाई नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड निफ्टी के अंदर खास करके ऊपरी हिस्से में थोड़ा हम लोग को देखना चाहिए कि ये मोमेंटम किस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है। उसके ऊपर कुछ हद तक निफ्टी का अपस्विंग अपस्विंग होने का जगह बनेगा, या बोल सकता है अपस्विंग के लिए थोड़ा मोमेंटम और ज्यादा चाहिए। तो ये था निफ्टी वीकली और निफ्टी डेली का कॉम्बिनेशन। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट पार्ट, जहां हम लोग बैंक निफ्टी के लेके बात करेंगे। बैंक निफ्टी वीकली मेरा बाईं तरफ, दाईं तरफ डेली। मैं काफी दिन से बैंक निफ्टी के ऊपर खास करके गौर करने के लिए आप लोग को बोल रहा था। तो उसी हिसाब से एक वीक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हुआ, बट उसके बाद से बैंक निफ्टी फिर से सुधर के अब नया हाई की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है। अभी तक नहीं हुआ, लेकिन हाईएस्ट क्लोजिंग दे दिया। काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट हिसाब से जो दिख रहा है वो एमएसीडी का स्लोप चेंज हुआ है। वीकली स्टोकेस्टिक्स एंड आरएसआई वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो दैट्स वाई वीकली जिस हिसाब से क्लोज है कंपेयर टू द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी चार्ट के हिसाब से थोड़ा ज्यादा प्रॉमिसिंग, ज्यादा इंटरेस्टिंग जगह में रुका हुआ है। डेली चार्ट 13 डीएमए के ऊपर कंसेक्यूटिव 3 क्लोजिंग, उसके बाद ऊपर जाना चांस दिया, फिर फ्राइडे जिस हिसाब से बंद किया है मेरे हिसाब से काफी पॉजिटिव क्लोजिंग आया है। तो चार्ट के हिसाब से इंडेक्स, दोनों इंडेक्स के अंदर कोई नेगेटिव चीज अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो यही छोटा सा इंफॉर्मेशन है बैंक निफ्टी में। और देखा जाए तो आप देखना यही चाहिए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर किसके अंदर मोमेंटम ज्यादा रहेगा, क्योंकि चार्ट ये दिशा दिखा रहा है कि बैंक निफ्टी के अंदर पॉजिटिविटी ज्यादा है। अब चलिए हम लोग का और एक इंडेक्स लेके आज बात करेंगे। ये जो चार्ट है निफ्टी 500 का, जिसके अंदर काफी स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक लेके ये इंडेक्स बनता है। अभी तक चार्ट के हिसाब से देखा जाए, मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का कोशिश किया हूं, जो ट्रेंड लाइन अभी भी इंटैक्ट है। थोड़ा सा घबराहट हुआ था बीच में, यहां से जो सेल ऑफ आया था, उसके बाद लास्ट 3 सप्ताह में जिस हिसाब से मोमेंटम मिला, और खास करके लास्ट वीक में जिस हिसाब से मोमेंटम के हिसाब से क्लोजिंग हुआ है, मेरे हिसाब से ये पिक्चर जो इंटरनल स्टोरी है वो बता रहा है, दैट मीन्स स्मॉल एंड मिड कैप के अंदर, कैश स्टॉक के अंदर फिर से मोमेंटम आ गया है और हलचल वहां पर हो रहा है। तो दैट्स वाई मैंने ये इंडेक्स आप लोग को दिखाने का कोशिश किया कि इसके ऊपर थोड़ा सा नजर रखिएगा, क्योंकि एवर हाईएस्ट जगह में क्लोजिंग और पिछला जो टाइम में जो रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस करके क्लोजिंग देना, अ, ये चार्ट ये बताते हैं कि चार्ट के अंदर पावर मोमेंटम दोनों ही है। तो दैट्स वाई नेक्स्ट वीक में भी
क्या स्टॉक में मोमेंटम बनने का उम्मीद है। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप हमारे इन्वेस्टरों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में कुछ स्टॉक्स के बारे में बताते हैं। तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। लास्ट वीक में जैसे हम लोग बात किए थे कि इस बार से हम लोग थोड़ा जो स्टॉक ऑलरेडी ओवरसोल्ड, काफी ओवरसोल्ड हो चुका है, वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए थोड़ा कंफर्ट जोन में है, बट ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए थोड़ा नेगेटिव में है। तो इसके अंदर दो स्टॉक हम खोज के आप लोग के पास लेके आया हूं, बात करेंगे। वो दोनों में है हरिंबा इंडस्ट्री एंड आईक्यू लाइटिंग। नया इशू के बाद से काफी बिटन डाउन हो चुका है। ये भी एक नया इशू था, हरिंबा इंडस्ट्री। बट गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, फैंटास्टिक क्लोजिंग। तो शुरू करते हैं गार्डन रिच शिप बिल्डर से। देखिए, आज हम कोई मूविंग एवरेज नहीं यूज किया हूं, वो आप लोग के ऊपर मैंने अभी छोड़ दिया हूं। तो खास करके देखा जाए, जिस हिसाब से इतना दिन का थोड़ा करेक्टिव फेज रहने के बाद और लास्ट वीक में जिस हिसाब से वॉल्यूम के हिसाब से वीकली क्लोजिंग हुआ है, थोड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट ये मेरे हिसाब से लग रहा है। बट ये एक स्टॉक है जो कि ज्यादा नीचे नहीं आया है। मैंने करेक्टिव फेज हम जो बोल रहे हैं, ये करेक्टिव फेज ही है। कोई वैल्यूएशन के हिसाब से इस स्टॉक के ऊपर मैं नजर नहीं कर रहा हूं, खाली एक ट्रेंड रिवर्सल के हिसाब से। दैट्स वाई ये जो डाउन ट्रेंड था, जो डॉटेड लाइन हम दिखाए, ये ट्रेडिंग बैंड था लास्ट सितंबर अक्टूबर से लेके। अब जिस हिसाब से वॉल्यूम डेवलपमेंट हुआ है, वो प्राइस के साथ हुआ है। मैंने थोड़ा सा दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो वॉल्यूम है 30 लैक्स, यहाँ पर जो वॉल्यूम है 32 लैक्स, यहाँ पर जो वॉल्यूम है 12 लैक्स, राउंड नंबर में बैठा। और मैंने जो जब जब करेक्टिव फेज हुआ 40 लैक्स, लेकिन यहाँ जो जब बाजार चढ़ा था उसमें क्या वॉल्यूम था, 3 करोड़ 11 लैक्स 51,000। यहाँ पर वॉल्यूम हुआ था 2 करोड़ 88 लैक्स। मतलब 3 करोड़ का आसपास वीकली वॉल्यूम क्रिएट करके प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है। इस वीक का वॉल्यूम थोड़ा देख लीजिए। इस वीक का वॉल्यूम है 1 करोड़ 43 लैक्स। दैट मीन्स ये जोन के अंदर जितना भी वॉल्यूम था, जिस हिसाब से एवरेज वॉल्यूम 36 लैक्स 40 लैक्स, उसका डबल वॉल्यूम से ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है। अब नेक्स्ट मोमेंटम कैरी होगा कि नहीं होगा, ये जो प्रीवियस जो टॉप है, ये जरूर एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि 975 में है। अगर इसको विद वॉल्यूम, मतलब 3 करोड़ से ऊपर का वॉल्यूम लेके वीकली क्लोजिंग होता है या ब्रेकआउट होता है, तो इसके अंदर एक मोमेंटम बनने का चांसेस बन सकता है, जो कि टेक्निकल एनालिसिस ये कहता है। तो दैट्स वाई काफी इंटरेस्टिंग चार्ट के हिसाब से मैंने आज गार्डन रिच शिप बिल्डर के ऊपर नजर डाल रहा हूं। आप लोग की एक ही रिक्वेस्ट है कि जिस हिसाब से एमएसीडी का स्लोप, स्टोकैस्टिक्स एंड आरएसआई इंडिकेट कर रहा है और प्राइस एक्शन इंडिकेट कर रहा है, आप लोग इसके ऊपर और टेक्निकल्स और कुछ चीज एप्लीकेशन कीजिए। फंडामेंटल स्टडी तो जरूर कर लीजिए, बट मेरे तरफ से ये एक सुझाव है, एक इनपुट है, ये कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। क्योंकि आप लोग जानते भी हैं, ये एक एडुकेटेड चैनल है, एडुकेटिव चैनल है। तो मेरा नजर रहेगा इसके अंदर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स GRSE में। नेक्स्ट स्टॉक हिरिनबा इंडस्ट्री। मैंने प्राइस एक्शन अगर देखा जाए आफ्टर द लिस्टमेंट, ये कंटिन्यूअसली डाउनफॉल हो चुका है। और जहां 800-900 के आसपास भाव चलता है, तो वो अभी 1/3 हो चुका है, 300 के आसपास। एज पर द प्राइस इज कंसर्न, वेरी इंटरेस्टिंग जगह से बाउंस बैक किया है। और एक मैंने ट्रेंड लाइन खींच के रखा हूं, इसके ऊपर अगर जाता है, क्या ये प्राइस एक्शन का
रिवर्सल इंडिकेट करेगा। दैट्स वाई वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट के हिसाब से ये स्टॉक मेरा नजर में रहेगा, क्योंकि ये ब्रेकडाउन होने के बाद प्राइस कभी भी इसके ऊपर ना तो इसके नीचे गया है, इस प्राइस रेंज के अंदर ही रहा है करीब करीब लास्ट 1 साल। अब वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया, देखना यही चाहिए कि इस स्टॉक के अंदर क्या मोमेंटम क्रिएट होता है, क्या ये प्राइस एक्शन ट्रेंड चेंज करने का इंगित देता है कि नहीं देता है। ऑसिलेटर इंडिकेटर एंड एमएसीडी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। दैट्स वाई मैंने ये स्टॉक आप लोग के ऊपर नजर डालने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बट फिर से बोल रहा हूं ये कोई बाई का रिकमेंडेशन नहीं है। लास्ट स्टॉक आईक्यू लाइटिंग। सिंस लिस्टमेंट मैंने 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, एक रेड एक ब्लू। एक इंटरमीडिएट के हिसाब से देखा जाए, एक एकदम जहां से है, दोनों ही ट्रेंड लाइन के ऊपर ये क्लोजिंग दिया है आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ है, उसके बाद थोड़ा क्लोजिंग आया है। इंटरेस्टिंग पॉइंट डेवलपमेंट इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर के अंदर हुआ है वीकली के हिसाब से, तो दैट्स वाई ये चार्ट काफी इंटरेस्टिंग नजर लग रहा है। अब क्या डेवलपमेंट होगा नहीं होगा, ये सभी नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड इस चार्ट को ऑब्जर्वेशन रखिए, कम से कम 6 महीना, उसके बाद साल भर 2 साल के लिए जरूर इस स्टॉक का जो डेवलपमेंट होगा धीरे धीरे वो नजर करिए। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर आप काफी सारा टेक्निकल्स और अप्लाई कीजिए, इन लोग का फंडामेंटल चेक कीजिए। जो लोग एक्सपर्ट है, खास करके सेबी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर, उनसे कोई सलाह लीजिए कि स्टॉक का टेक्निकल क्या है, फंडामेंटल क्या है, आप लोग के पास क्या क्या स्टडीज है। वो सब करने के बाद कोई डिसीजन आप देख सकता है, बट मेरे तरफ से ये एक टेक्निकल फीडबैक माने टेक्निकल इनपुट है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यही था आज का तीनों जो चर्चा करते हैं इस स्टॉक। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। स्टॉक्स की जानकारी देने के लिए थैंक यू दादा। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हमारा ये डिस्क्लेमर रहता है, दिस इज अ कंप्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही व्यूज शेयर करते हैं। हमारी गुजारिश है कि हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो भी हमारा चैनल देखते हैं, वो अपना कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी सोच समझ के साथ या कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही ट्रेड करें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू, बाय।